Good morning, students. Welcome back. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम लोग MDS यूनिवर्सिटी के BSc पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी का थर्ड पेपर पिछले काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और इसी में हम सेकेंड यूनिट का टॉपिक एम्ब्रियोनिक इंडक्शन चल रहा था। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है उसका आज थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स से। मेरे पिछले लेक्चर में जो कल मैंने जो लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनाइज़र क्या होते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में यदि हम ऑर्गेनाइज़र की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज़र क्या होता है। ऑर्गेनाइज़र वो टिश्यूज़ या वो कोशिकाएं होती हैं जो कि एम्ब्रियो की सेम एम्ब्रियो की दूसरे स्थान पर या फिर जो अलग एम्ब्रियो है कोई दूसरा एम्ब्रियो है उसमें जाकर के कोशिकाओं को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडक्शन करती हैं या इंड्यूस करती हैं। इस तरीके का जो सेल्स का समूह होता है या कोई एम्ब्रियो का कोई जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज़र इट हैज़ द एबिलिटी फॉर सेल्फ डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके अंदर सेल्फ डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी एबिलिटी होती है। और ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन की भी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। सेल्फ डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंट एबिलिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट आल्सो हैज़ द पावर टू इंड्यूस चेंजेस विद इन द सेल एंड टू ऑर्गेनाइज सराउंडिंग सेल्स, यानी कि ये सेल के अंदर भी परिवर्तन करने में की पावर होती है इनके अंदर। विद इन द सेल, सेल के अंदर परिवर्तन की पावर होती है और साथ में जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उनको भी ये उनके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंडक्शन एंड अर्ली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, यानी कि ये इंडक्शन को भी वो करते हैं, प्रोवोक करते हैं। साथ में जो न्यूरल ट्यूब है उसका जो अर्ली ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ये इंड्यूस करते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से सेल्फ डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग सेल्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइज़र के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इट डिटरमाइंस द मेन फीचर्स ऑफ एक्सिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। क्या करता है ये, जो कोई भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो है उसके एक्सिएशन यानी कि उसके अक्ष का निर्धारण करने में करता है, साथ में उसके पूरे संगठन जो है उसको भी इंड्यूस करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर। इंडक्शन इट इज़ अ टूल लाइक प्रोसेस utilized by this center of activity through which it affects changes in surrounding cells and as such influence organization and differentiation. These surrounding cells, they changed by the process of induction, may in turn act as secondary inductor centers with abilities to organize specific सब एरियाज। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है वो अपनी सराउंडिंग सेल्स जो हैं उनको इंड्यूस करता है, उनके अंदर चेंजेस जो हैं उनको अफेक्ट करता है। ये जो सेकेंडरी जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं, ये सराउंडिंग सेल्स जो होती हैं ये इंडक्शन के द्वारा चेंज होने के बाद एक सेकेंडरी इंडक्टर की तरह काम कर सकती हैं और ये सेकेंडरी इंडक्टर जो होता है वो जो सब एरियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। यानी कि एक चेन चलती है कि प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र वो अपने पास वाली कोशिकाओं को जो है वो अफेक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा। वो पास वाली जो कोशिकाएं सराउंडिंग सेल्स होती हैं वो दूसरे स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, दूसरे सब एरियाज़ जो हैं उनको इंड्यूस करती हैं। Thus, the transformation of the late blastula into an organized condition of late gastrula it appears to be dependent upon a number of separate inductions. Number of separate induction means primary, secondary, tertiary inductions
all integrated into one coordinated whole by the formative stimulus of the primary organizer located in the precaudal plate area of endodermal mesodermal cells and adjacent cauda mesodermal material of the early gastrula. इट मीन्स ये सारे जो इंडक्शंस के जो वो चलते हैं, प्रोसेस चलते हैं, ये इंटीग्रेटेड होते हैं और इनकी जो शुरुआत होती है वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर्मेटिव स्टिमुलस के द्वारा होती है। और ये जो फॉर्मेटिव स्टिमुलस होता है वो जो प्री कॉर्डल प्लेट है उस एरिया की एंडोडर्मल मेसोडर्मल सेल्स जो हैं उनसे निकलता है, या फिर जो इनके पास में ही जो पाई जाने वाली कॉर्डा मेसोडर्मल मटेरियल होता है अर्ली गैस्ट्रुला का, उससे प्रोड्यूस होता है, उससे बनता है। तो ये थे जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज़र। अब हम आते हैं कि रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र जो है उसकी रीजनल यानी कि वो अपने आसपास के अंदर उसकी क्या स्पेसिफिसिटी होती है, उसकी क्षेत्रीय विशेषताएं क्या होती हैं। वॉक्ट ने by vital staining experiments with newt eggs, he shown that the material successively forming the dorsal blastoporal lip, it moves forward as the archenteron roof. वॉक्ट ने क्या बताया कि जो मटेरियल, जैसे हमने पिछली बार भी वो किया था कि इस तरीके से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला के अंदर ये जो कैविटी होती है, कैविटी आर्केंटेरॉन होती है, दिस वन इज़ द कैविटी आर्केंटेरॉन, और आर्केंटेरॉन की ये वाली जो होती है उसकी रूफ होती है। तो इसने क्या दिखाया, क्या शो किया कि द मटेरियल सक्सेसिवली फॉर्मिंग द डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप, यहाँ पर जो डॉर्सल ब्लास्टोपोरल ये वाला जो है वो ब्लास्टोपोरल वो है ओपनिंग है, ये वाला कहलाता है डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप, और ये वाला जो है वो वेंट्रल ब्लास्टोपोरल लिप होता है। डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप की पास की जो मटेरियल होता है वो आर्केंट्रॉन की रूफ में, ये वाली है आर्केंट्रॉन की रूफ, यहाँ पर मूव कर जाता है, यहाँ पर आता है। ट्रांसप्लांट्स टेकन फ्रॉम दिस रीजन दे आर आल्सो एबल टू इंड्यूस अ सेकेंडरी एम्ब्रियो or the belly of a new host, that is the archenteron roof. It acts as a primary inductor in essentially the same way as does the dorsal lip tissue proper. क्या मीनिंग है कि यहाँ से हम जो डॉर्सल लिप, जो डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप है उसके टिश्यूज़ की जो विशेषताएं होती हैं वही विशेषताएं यहाँ आर्केंटेरॉन रूफ की भी होती हैं, क्योंकि यही मटेरियल जो है वो इस जगह मूव करता है। जिस तरीके से डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप जो है वो प्राइमरी इंडक्टर की तरह काम करता है, उसी तरीके से यदि आर्केंटेरॉन की रूफ से भी मटेरियल जो है उसको रिमूव करके दूसरे एम्ब्रियो पर या इसी एम्ब्रियो की दूसरी सरफेस पर इम्प्लांट किया जाए तो वो भी एक तरह से प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र की तरह ही काम करेगा, प्राइमरी इंडक्टर की तरह ही काम करेगा। द इंडक्शंस ऑफ न्यूरल इंडक्टर आर फाउंड टू बी रीजनली स्पेसिफिक एंड द रीजनल स्पेसिफिसिटी इज इम्पोज्ड ऑन द इंड्यूस्ड ऑर्गन बाय द इंडक्टर। ये जो है रीजनली स्पेसिफिक हो सकते हैं और ये जो रीजनल स्पेसिफिसिटी होती है वो इंडक्टर के द्वारा ऑर्गन्स जो है उनके ऊपर इंड्यूस की जाती है, होस्ट के ऊपर इंड्यूस की जाती है। देयरफॉर द इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ब्लास्टोपोरल लिप इट वेरीज बोथ रीजनली एंड टेम्पररली। Most of the dorsal and dorsolateral blastoporal material, it is essential for a graft to induce a more or less complete secondary embryo. It means क्या हुआ कि जो secondary embryo के पूरी तरीके से ग्राफ्ट के लिए जो डॉर्सल और डॉर्सोलेटरल ब्लास्टोपोरल मटेरियल जो है वो आवश्यक होता है। एक्सपेरिमेंट he demonstrated that during gastrulation, anterior part of the archenteron roof it invaginates over the dorsal lip of the blastopore early. Dorsal blastoporal lip of early gastrula, it contains the archenteric and deuterocephalic organizer. क्या क्या होता है इसके अंदर? dorsal blastoporal lip के अंदर इसके अंदर एक तो आर्केंटेरिक होता है ऑर्गेनाइज़र होता है, एक ड्यूटेरोसिफेलिक ऑर्गेनाइज़र होता है। द डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप ऑफ द लेट गैस्ट्रुला, ये तो है
early gastrula. Late gastrula, it contains the spinocaudal organizer. Induction produced by the dorsal lip of the blastopore taken from an early and late gastrula. It differs in accordance with exception. The first tends to produce head organs, and the second it tends to produce trunk and tail organs. क्यों? क्योंकि जो इंडक्शन है, इंडक्शन के अंदर यह चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हमने किस स्टेज जो है उससे इंडक्टर ऑर्गन या प्राइमरी इंडक्टर जो है उसको हमने लिया है. तो यदि हम किसी भी ब्लास्टोपोरल लिप जो है, डॉर्सल ब्लास्टोपोरल लिप, यदि अर्ली गैस्ट्रुला से लेते हैं तो और उसे ग्राफ्ट करते हैं दूसरे एम्ब्रियो पर, तो रिजल्ट्स जो हैं वो अलग होंगे और इसमें जो है वो हेड ऑर्गन्स जो हैं उनका इंडक्शन होगा, वो प्रोड्यूस होंगे. लेकिन यदि गैस्ट्रुलेशन की लेटर स्टेज के अंदर हम ब्लास्टोपोरल लिप से टिश्यूज़ जो हैं उनको लेंगे और ग्राफ्ट करेंगे दूसरे एम्ब्रियो पर, तो उससे जो ऑर्गन्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे ट्रंक और टेल ऑर्गन्स. यहाँ पर हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं द सेपरेशन ऑफ न्यूरल इंडक्टर इनटू हेड एंड ट्रंक ऑर्गेनाइजर. यहाँ पर इस जगह पर यहाँ आर्केंट्रॉन जो है ये जो है वो ट्रंक ऑर्गेनाइजर जो है, इस यहाँ से जो टिश्यू लिया गया वो क्या करता है, ट्रंक जो है उसकी फॉर्मेशन करता है. इस जगह पर जो टिश्यू लिए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, हेड ट्रांसप्लांट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये वाली जो स्टेज है वो है अर्ली गैस्ट्रुला और ये वाली है लेट गैस्ट्रुला. यदि दो गैस्ट्रुला हैं, यहाँ से हमने लिया अर्ली गैस्ट्रुला से लिया, सेम पोर्शन से हम टिश्यू ले रहे हैं, ये आर्केंट्रॉन है और आर्केंट्रॉन के जस्ट नीचे की तरफ से टिश्यू जो है ग्राफ्ट के लिए लिया जा रहा है, इंडक्टर की तरह से यूज़ किया जा रहा है. यहाँ पर भी सेम पोर्शन से लिया जा रहा है लेकिन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है डिफरेंट है. ये लेट गैस्ट्रुला है, यहाँ पर अर्ली गैस्ट्रुला है. तो अर्ली गैस्ट्रुला जो है उसके अंदर लिया जा रहा है तो वो हेड ऑर्गेनाइजर बनाएगा और ये जो लेट गैस्ट्रुला है वो ट्रंक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा. यहाँ पर हमने हेड ऑर्गेनाइजर ट्रांसप्लांट किया है और यहाँ पर ट्रंक ऑर्गेनाइजर ट्रांसप्लांट किया है. बनने वाला एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो में ये वाला तो जो है वो सामान्य है और यहाँ पर हेड जो है वो इंड्यूस हो गया. एक हेड ऑलरेडी है जो कि एम्ब्रियो का खुद का है और ये वाला जो है वो इंडक्टर की वजह से, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की वजह से इसमें हेड जो है वो इंड्यूस हुआ है. जबकि उसी प्लेस पर से लेट गैस्ट्रुला से लिए गए टिश्यूज़ के द्वारा यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रंक और टेल जो है उनका इंडक्शन होता है. तो यानी कि डिपेंड करता है कि हमने डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में टिश्यूज़ जो हैं उनको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम में लिया है. वो इस बात का निर्धारण करता है कि बनने वाला जो ऑर्गन होगा, जो इंडक्शन होगा, वो किस ऑर्गन का होगा. जैसे यहाँ पर हेड का हो रहा है और यहाँ पर ट्रंक और टेल का हो रहा है. एंड invagination continues and the dorsal lip no longer consists of prospective head mesoderm but progressively becomes prospective trunk mesoderm. It acts as trunk tail inductor. The most caudal regions of the archenteron roof in fact specifically induce tail somites and probably other mesodermal tissues. The archenteron roof induced entirely different class of tissues, various neural and mesoectodermal tissues by its anterior region and various mesodermal tissues by its most पोस्टीरियर रीजन. यानी कि आर्केंट्रॉन जो है उसमें भी होता है कि आगे का रीजन जो है उससे मीजो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ जो है उनका इंडक्शन होता है और न्यूरल टिश्यूज़ का इंडक्शन होता है, जबकि पीछे वाला जो रीजन होता है उससे मीजोडर्मल टिश्यूज़ जो हैं वो बनते हैं. देयरफॉर differences in specific induction capacity it exists between head and trunk level of archenteron roof and they are related to the regional differentiation of the neural tissues into archencephalic including forebrain, eyes, nasal pit and deuterencephalic including hindbrain, ear vesicles and spinocaudal components. Thus, archenteron roof consists of an anterior head inductor including an
आर्कनसेफेलिक इंडक्टर एंड ए ड्यूटरनसेफेलिक इंडक्टर एंड ए ट्रंक और स्पाइनोकॉर्डल इंडक्टर। तो ये स्पेसिफिसिटी जो होती है वो रीजनल स्पेसिफिसिटी होती है इंडक्टर की, और उसके बेसिस पर ही इंडक्शन होता है। तो आज हमने ये रीजनल स्पेसिफिसिटी के बारे में बात किया। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे।